नमस्ते। मैं डॉक्टर एस के शर्मा आपका स्वागत करता हूं सिम्मी द रियल क्लासेज में। और आज हम आपके सामने हाजिर हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के, जो है हाउ टू रिमूव प्लेगरिज्म फ्रॉम योर थीसिस या रिसर्च पेपर। तो देखते हैं इस शानदार टॉपिक को, समझते हैं। इफ यू आर ए एमटेक और पीएचडी स्टूडेंट देन वॉच द वीडियो टिल द एंड। अगर आप एमटेक के विद्यार्थी हैं या पीएचडी के विद्यार्थी हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर है किसी कॉलेज में, तो आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। ये आपका कंसेप्ट काफी क्लियर करने वाला है। इन एमटेक एंड पीएचडी डिग्री यू कैन नॉट सबमिट योर थीसिस विदाउट प्लेगरिज्म रिपोर्ट। आप एमटेक या पीएचडी डिग्री में अपनी थीसिस जमा नहीं कर सकते हैं जब तक आपके पास प्लेगरिज्म रिपोर्ट हो। ये आपको स्क्रीनशॉट जो नजर आ रहा है, ये क्या है? ये प्लेगरिज्म रिपोर्ट का है। प्लेगरिज्म जो रिपोर्ट होती है वो कुछ इसी तरह की दिखती है जो आपको दिख रही है कि मान लीजिए ये जो हमने उठाई है कहीं से भी, इसमें 1% की सिमिलरिटी इंडेक्स है, 1% चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहां से आई ये 1% सबमिट हुआ है, मतलब ऐसी नजर आती है आपको। अच्छे सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। ये टर्न 10 का वो है, स्क्रीनशॉट लिया गया है। तो बिना प्लेगरिज्म रिपोर्ट के आप थीसिस ही जमा नहीं कर सकते हैं अच्छे कॉलेज अच्छी यूनिवर्सिटीज में। लेट अस अंडरस्टैंड इन 10 पॉइंट्स। तो 10 पॉइंट में हम समझने वाले हैं इस चीज को, कि आप प्लेगरिज्म को कैसे कम कर सकते हैं या कैसे खत्म कर सकते हैं, या प्लेगरिज्म ना आए इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हाउ कैन यू रिमूव प्लेगरिज्म। पहला पॉइंट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लेगरिज्म शुड बी टेस्टेड विद गुड सॉफ्टवेयर लाइक टर्नटेल। आप जब भी रिसर्च पेपर लिख लें तो आप सॉफ्टवेयर टेस्ट किससे करेंगे? अच्छे सॉफ्टवेयर से करेंगे। ऑनलाइन जो फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल रहते हैं उनसे नहीं करना होगा आपको, क्योंकि वो आपको जो रिपोर्ट देंगे वो सही नहीं होगी। जब आप टेस्ट करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि प्लेगरिज्म आया है। जब प्लेगरिज्म आया है, सिमिलरिटी आई है, तभी तो रिमूव करेंगे आप। अवॉइड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स। ऑनलाइन जो सॉफ्टवेयर्स हैं, आप हालांकि ये भी ऑनलाइन काम करते हैं, लेकिन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर फ्री के जो अवेलेबल रहते हैं ना इंटरनेट पे, उनसे टेस्ट नहीं करना है आपको। दूसरा पॉइंट, राइट एवरी सेंटेंस ऑफ योर थीसिस इन योर वर्ड्स ओनली। आपकी थीसिस का या रिसर्च पेपर का प्रत्येक सेंटेंस, एवरी सेंटेंस आपको अपने शब्दों में लिखना है, खुद ही लिखना है, कहीं से और से नहीं लिखना है, किसी और से लिखना है, खुद ही लिखना है अपने शब्दों में। सारे सेंटेंस खुद ही लिखिए। एक एक सेंटेंस खुद लिखेंगे आप तो प्लेगरिज्म आने की संभावना बेहद कम हो जाएगी। इफ यू हैव डन योर रिसर्च वर्क ऑनेस्टली, अगर आपने अपना एक्सपेरिमेंटल वर्क, इंडस्ट्रियल रिसर्च या केस स्टडी, जो भी रिसर्च आपने की है, अगर उसे ईमानदारी से किया हुआ है आपने, देन योर माइंड हैज लॉट ऑफ कंटेंट टू राइट। तो आपके मस्तिष्क के अंदर बहुत सारा मटेरियल होगा, बहुत सारा कंटेंट होगा जिससे आप लिख सकते हैं एक अच्छी थीसिस या एक अच्छा रिसर्च पेपर। तीसरा पॉइंट, डोंट ट्राई कट कॉपी पेस्ट। काफी सारे बच्चे क्या करते हैं कि किसी पेपर का एक पैराग्राफ उठा लिया, कॉपी कर लिया और उस पैराग्राफ में सेंटेंस को अदल बदल के लिखने लगते हैं। ये अच्छा तरीका नहीं है। डोंट ट्राई कट कॉपी पेस्ट। अगर आपने ये किया तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। आपका दिमाग तभी काम करेगा जब आप इंटरनेट के कट कॉपी पेस्ट के तरीके इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप खुद से लिखिए, खुद से लिखेंगे तो आपका दिमाग काम करेगा। जब आपने ये तरीका अपनाया कट कॉपी पेस्ट वाला, आपका दिमाग ही कुंद हो जाएगा धीरे धीरे। कंटेंट ऑफ थीसिस शुड बी ओरिजिनल। जो भी आप थीसिस में लिखते हैं वो ओरिजिनल होना चाहिए। आप कहीं से उठा के नहीं लिख सकते भाई, क्योंकि प्लेगरिज्म टेस्ट तुरंत पकड़ लिया उसको। और ओरिजिनलिटी से, खुद के मन से, खुद की मेहनत से, खुद के एक्सपेरिमेंट से लिखेंगे तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। आप अपने काम को अच्छे से डिफेंड भी कर पाएंगे, अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। अगर आपने कट कॉपी पेस्ट किया तो आप खुद ही डिफेंड नहीं कर पाएंगे काम को। चौथा पॉइंट, रीराइट सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ वेयरएवर प्लेगरिज्म डिटेक्टेड। अगर किसी पैराग्राफ में या किसी सेंटेंस में आपका प्लेगरिज्म आ गया है, सिमिलरिटी इंडेक्स आ गई है, तो उसको रीराइट कर दीजिए, दोबारा से लिख दीजिए उसको। ये तरीका है कि आपको रीराइट करना पड़ेगा। आप घबरा गए, अब क्या होगा? खुद से लिखिए, किसी की हेल्प ले लीजिए, अपने दोस्तों की मदद ले लीजिए, पहले जो पीएचडी कर चुका है उसकी मदद ले लीजिए, अपने गाइड की मदद ले लीजिए, दोबारा से सेंटेंस लिख दीजिए। इफ रिक्वायर्ड राइट कंप्लीट चैप्टर वंस अगेन। ऐसा भी होता है कई बार कि आपने पहला चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन का, वो आपका पास हो गया। किसमें पास हो गया? प्लेगरिज्म टेस्ट में। दूसरा लिटरेचर रिव्यू का पास हो गया। मान लीजिए तीसरा है आपका मटेरियल मेथड। सपोज इसमें जो आ रहा है वो आ रहा है 15% या 18% आ रहा है प्लेगरिज्म। तो आप क्या कीजिए, अगर आपको आवश्यकता लग रही है तो आप पूरे चैप्टर को रीराइट कर दीजिए, दोबारा से लिख दीजिए पूरे चैप्टर को अपने शब्दों। आपने पहले जो लिखा था, आप जो लिख रहे हैं, तब तक आपका माइंडसेट बदल चुका होगा, तो पूरे चैप्टर को लिख दीजिए, आवश्यकता पड़ रही है तो। फिफ्थ पॉइंट, इफ एवरीथिंग इज ओरिजिनल देन यू कैन चेंज वॉइस ऑफ ए सेंटेंस। अगर हर चीज ओरिजिनल है,
तो आपकी सेंटेंस जो कोई सेंटेंस उसका वॉइस चेंज कर सकते हैं। वॉइस मतलब एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस में लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। अगर आपकी हर चीज ओरिजिनल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यू कैन ड्रॉ ए फ्लो चार्ट फॉर ए प्रोसेस। अगर कोई प्रोसेस में आपको बार बार पूरा प्रोसेस आपने खुद लिखा है ओरिजिनलिटी से, तो उसके बाद भी सिमिलरिटी आ जाती है। ऐसा नहीं आपने सारी चीज खुद लिखी है फिर भी नहीं आती, आ जाती है, उसके बाद भी प्लगइन दिख जाता है। तो कुछ कॉमन सेंटेंस है जो रहते ही हैं। तो आप क्या कीजिए, उस प्रोसेस को फिर फ्लो चार्ट ग्रुप में लिख दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे करेक्शन ऑफ WCO, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, मतलब फ्लो चार्ट बना दीजिए। प्रोसेस को हटा दीजिए, उसके फ्लो चार्ट बना दीजिए। तो क्या होगा, अब इसमें नहीं आएगा फ्लो चार्ट। ओरिजिनल आप खुद से बनाइए, जो भी आपके पेंटम्बेट के टूल हैं उनकी सहायता लीजिए और खुद बनाइए। खुद बनाएंगे तो आपका कुछ चीज हट जाएगी, लेकिन ये ओरिजिनल चीज होगी तभी बात हो रही है। 6 पॉइंट, राइट न्यू सिंबल्स एंड अब्रिविएशंस। जो और थीसिस आपने पढ़ी हैं और पेपर जो पढ़े हैं उनमें जो सिंबल्स हैं या अब्रिविएशंस हैं, उनकी अगर नए अब्रिविएशन, नए सिंबल इस्तेमाल कीजिए। आप उन्हीं सिंबल्स को इस्तेमाल मत कीजिए। जैसे समवन रोड, किसी ने क्या लिखा, CB लिखा कैलोरीफिक वैल्यू को, आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है CB लिखा किसको, कैलोरीफिक वैल्यू की जगह। तो यू कैन राइट, आप क्या लिख सकते हैं, आप CV लिख दीजिए बिना डॉट के, इज इक्वल टू कैलोरीफिक वैल्यू। उसने क्या लिखा, C.B डैश कैलोरीफिक वैल्यू, आप लिखिए CV इज इक्वल टू कैलोरीफिक वैल्यू। तो उसका अब्रिविएशन जो है या सिंबल जो है उसको चेंज करके आपको लिखना है। अगर आपने उसी तरह से लगा, मान लीजिए सेम चीज, देखिए आप मान लीजिए काम कर रहे हैं हीट इंजन पे, तो हीट इंजन पे आपसे पहले कितने सारे लोगों ने काम किया होगा, तो आप हीट इंजन शब्द लिखेंगे कहीं पे तो वो पकड़ सकता है उसको। या आप काम कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी पे, तो साइबर सिक्योरिटी भाई नया काम तो है नहीं, साइबर सिक्योरिटी में आपसे पहले साइबर सिक्योरिटी के सेंटेंस तो कई लोगों ने लिखे होंगे ना। तो आप क्या कीजिए, उसके अब्रिविएशन सिंबल को चेंज कर दीजिए। क्यों, कॉमन कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो आपने कहीं से नहीं लिखे लेकिन फिर भी वो आ ही जाते हैं सिमिलरिटी इंडेक्स में। यू कैन ऑल्सो यूज सिनोनिम्स, आप सिनोनिम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे कंप्रेशन, इग्निशन इंजन और CI इंजन इन प्लेस ऑफ डीजल इंजन। जैसे डीजल इंजन ऐसा कॉमन टर्म है जो 100 साल से रिसर्च इसमें ज्यादा, 100 साल से ज्यादा हो रही है रिसर्च। तो डीजल इंजन कहीं आ रहा है बार बार, तो हो सकता है इस पे वो आपको पहले दिखाने लग जाए, तो आप इसके CI इंजन लिख दीजिए, कंप्रेशन इग्निशन इंजन लिख दिए। उदाहरण भर दिया आपने, ऐसा नहीं कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन नहीं लिखा गया होगा लोगों ने, बिल्कुल लिखा होगा, CI इंजन भी लिखा होगा। ये सिर्फ उदाहरण है आपको समझाने के लिए। क्या दूसरा पॉइंट क्या है, हीटिंग वैल्यू इन प्लेस ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। उसने कैलोरीफिक वैल्यू लिखा हुआ है, आप क्या कीजिए, हीटिंग वैल्यू लिख दीजिए, हाई कैलोरीफिक वैल्यू लिख दीजिए, लो कैलोरीफिक वैल्यू लिख दीजिए, समथिंग इस तरह के आप जो है सिनोनिम लिख दीजिए। ऐसा नहीं है कि कैलोरीफिक वैल्यू के लिए हीटिंग वैल्यू नया शब्द है, पहले किसी ने लिखा, लिखा होगा, सिर्फ आपको बता रहे हैं कि आप उनके सिनोनिम का इस्तेमाल कर लीजिए अगर कहीं आपको दिक्कत आ रही है। बशर्ते आपका सारा कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए भाई, आपने खुद लिखा होना चाहिए। कट कॉपी पेस्ट की हम सलाह बिल्कुल भी नहीं दे रहे, ओरिजिनलिटी बहुत जरूरी है थीसिस के अंदर। 7वां पॉइंट, रिमूव एंटायर पैराग्राफ इफ इट इज क्रिएटिंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम। जैसे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने टेस्ट किया प्लेगरिज्म सपोज, तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ क्या कर रहा है, आपका रेड हो जा रहा है, मतलब पूरा के पूरा पैराग्राफ दिक्कत कर रहा है। तो पूरे के पूरे पैराग्राफ को हटा दीजिए और क्या करें, प्रोवाइडेड दैट पैराग्राफ डज नॉट कंटेन सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। पैराग्राफ को आप हटा पाएंगे जब इसके अंदर कोई सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन ना हो, बहुत महत्वपूर्ण बात ना कहिए, तो आप पूरे पैराग्राफ को ही उड़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने ओरिजिनल सारी चीजें लिखी है, ओरिजिनल लिखने के बाद भी आप मन से लिखेंगे, उसके बावजूद भी जब आप टेस्ट कराएंगे तो प्लेगरिज्म आ सकता है थोड़ा बहुत। परफॉर्म एवरी एक्सपेरिमेंट 3 टाइम्स सो दैट यू हैव 3 सेट ऑफ डेटा। आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया तो उसको एक बार मत कीजिए, एक बार करने से दिक्कत आ सकती है। एक्सपेरिमेंट को एक बार, 2 बार और 3 बार कीजिए, तो आपके पास क्या होगा, 3 डेटा सेट होंगे। If one data set is showing axis similarity, use second data set। कई बार डेटा में भी सिमिलरिटी आने लगती है, तो अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया, हो सकता है किसी और ने किया हो, उसका डेटा उसी जैसा आ गया हो, बाय द वे, बाय चांस ऐसा भी है, तो आप सेकंड डेटा सेट का इस्तेमाल कर लीजिए। एक उदाहरण आपको दिख रहा है यहाँ पे, जैसे हमारा फर्स्ट डेटा सेट है, इसमें A की जो वैल्यू है ग्रेड A के लिए वो कितनी, 90 है। सेकंड डेटा सेट में कितनी है, ये 80 है। B की जो वैल्यू है ग्रेड 1 के लिए वो 88 है। C में कितनी है, 78 है। इसको रैंडमली लिख दिया हमने, और ऐसे ये अलग डेटा। तो आपका 2 डेटा सेट है, फर्स्ट डेटा सेट और सेकंड डेटा सेट आपको दिख रहे हैं। तो अगर आप फर्स्ट आपका डेटा सेट भी क्या कर रहा है, प्लगइन शो कर रहा है, तो सेकंड डेटा सेट लिख दीजिए। जैसे उदाहरण के तौर पे ग्रेड, कई बार ग्रेड को पकड़ेगा वो, ग्रेड 1, तो ग्रेड 1 की आप कैटेगरी 1 कर दीजिए, क्वालिटी 1 कर दीजिए, फैक्टर 1 कर दीजिए, इस तरह से आप उसको बदल के लिख दीजिए। आपने खुद एक्सपेरिमेंट किया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस तरह के चेंज आप कर सकते हैं। प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू एवरेज वैल्यू। फर्स्ट डेटा सेट, सेकंड डेटा सेट, थर्ड डेटा सेट है, लेकिन प्रेफरेंस एवरेज वैल्यू को देना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट डेटा सेट आपका ये रहा, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ये रहा, ये सेकंड है। तो आप देखिए A की वैल्यू यहाँ कितनी है, ग्रेड 1 के लिए 90 और यहाँ पे कितनी 80, तो इन दोनों का एवरेज हमने यहाँ पे लिख दिया है 85। तो आप एवरेज वैल्यू को इस्तेमाल कीजिए ज्यादातर।
यहाँ पे कितनी 88 पी की ग्रेड 1 के लिए डेटा सेट फर्स्ट में, इधर कितनी 78, इनका एवरेज कितना है 83। तो एवरेज वैल्यू का इस्तेमाल कीजिए आप, आपका जो 3 डेटा आए ज्यादातर उनकी एवरेज वैल्यू का आप इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। अगर किसी वैल्यू से ज्यादा दिक्कत आ रही है तो आप एवरेज कीजिए, एक फर्स्ट डेटा सेट की, सेकंड डेटा सेट की, 3 डेटा सेट आपके पास है तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने खुद एक्सपेरिमेंट किया है तो कोई इशू नहीं है। 9th पॉइंट, यूज मोर फोटोज, लाइन डायग्राम्स, टेबल, चार्ट, ग्राफ एंड फ्लो चार्ट्स। आप क्या कीजिए, फोटो जो आपने लिए हैं एक्सपेरिमेंट के दौरान या रिसर्च के दौरान, लाइन डायग्राम बनाइए खुद से, टेबल्स बनाइए, चार्ट्स बनाइए, ग्राफ बनाइए, हिस्टोग्राम बनाइए, पाई चार्ट्स बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए। तो ये थीसिस में ये क्या है, जो चीज 100 शब्दों में कही जाएगी वो एक चार्ट कह देगा, एक डायग्राम कह देगा। एक कहावत भी कहते हैं कि ए पिक्चर स्पीक 1000 वर्ड्स। क्या कहते हैं? पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स। पिक्चर स्पीक 1000 वर्ड्स मतलब जो चीज हो सकता है आप 100 शब्दों में कह रहे हो वो एक पिक्चर स्पष्ट कर रहा हो, तो 100 शब्द लिखने के बजाय पिक्चर दिखा दीजिए और उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। मतलब डायग्राम, लाइन डायग्राम वगैरह, टेबल्स, चार्ट, ग्राफ, पाथ, फ्लो चार्ट, इनका इस्तेमाल काफी ज्यादा कीजिए। तो नेचुरल सी है, जो लिटरेचर होगा तो उसमें आने वाला प्रेगनेंस घट जाएगा क्योंकि आप ये खुद बनाएंगे। नेट वाले डायग्राम, नेट वाले लाइन डायग्राम, नेट वाले टेबल, नेट वाले चार्ट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। खुद बनानी है सर, सारी चीजें आपको ओरिजिनल बनानी, ध्यान रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए इस चीज को। 10th पॉइंट, वर्क ऑन योर वोकेबुलरी, ग्रामर एंड इंग्लिश। कुछ ऐसे बच्चे भी रहते हैं जिनकी ग्रामर या इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं रहती है, तो जब वो थीसिस लिखते हैं तो उनके दिमाग में सेंटेंस उतने अच्छे फ्रेम नहीं हो पाते हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी वोकेबुलरी पे, ग्रामर पे काम करना पड़ेगा। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, तो आपकी अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए आपकी। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर पीएचडी रजिस्ट्रेशन, आपने जिस दिन पीएचडी रजिस्ट्रेशन कराया उस दिन से ही क्या कीजिए, लर्न 5 न्यू वर्ड्स एवरी डे। प्रत्येक दिन आप 5 नए शब्द सीखने, आपको सीखने हैं, आपके बिल्कुल जरूरत पड़ेगी आपको। जब आप अच्छे पेपर लिखेंगे तो आपको नए शब्दों की अवस्था पड़ने वाली है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने डोमेन से रिलेटेड शब्द सीखें। एक डायरी बनाइए, उस डायरी में रोज 5 नए शब्द लिखते जाइए। रोज सीखने 5 नए शब्द। एक पीएचडी स्टूडेंट के लिए 5 नए शब्द सीखना, 5 न्यू वर्ड्स सीखना कोई बड़ी बात नहीं भाई। 5 न्यू वर्ड्स, 5 नए शब्द इनसे सीखिए जो आप पहले से नहीं जानते हैं। एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट है तो 3 साल बाद पीएचडी थीसिस जमा करेंगे, तो आपके पास कितने नए सेंटेंस होंगे? 365 एक साल गुणा 3 साल की बात हुई, और 5 आपने सेंटेंस सीखे हैं, वो 5 नए सेंटेंस या नए वर्ड सीखे हैं आपने, तो क्या हो गया आपके पास 5475 न्यू वर्ड्स होंगे आपके लाइब्रेरी में, आपके दिमाग में। मतलब आप लगभग 5500 नए सीख जाएंगे। 5500 काफी होते हैं। तो आपको हर रोज नए शब्द सीखने होंगे। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, मेहनत से करनी पड़ती है चीजें, आसानी से हासिल नहीं होती है, परिश्रम से हासिल होती है। आप बैठे रहे मस्ती करते हैं, आप सोचे मैं 1 महीने में लिख दूंगा, थीसिस नहीं लिखी जाती 1 महीने में, टाइम लगता है लिखने में, मेहनत से लिखी जाती चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Also check out these cool videos, press bell icon for notifications, don't forget to subscribe my channel। जय हिंद, जय भारत।